तो मैम, मेरा नाम खंडरपाल दीपांकर है। तो आप हमें कुछ अपने बारे में और आपके फाउंडेशन के बारे में बताइए मैम। मेरा नाम रत्ना है और मैं करीब 25 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। और मुझे अपने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना था, चेंजेस लाने थे। तो मैंने ओके मैम। पहले भी वुमेन्स के लिए काम किया है। एक एनजीओ है, राष्ट्र सेवा दल, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। तो मैं उससे जुड़ी हुई थी पहले, काफी पहले, है ना। ओके। तो मैंने उनके साथ मिलकर पहले बहुत सारे काम किए हैं जो वुमेन्स के लिए हैं, जो वायलेंस झेलती थी गांव में। मैं बेसिकली बिहार से हूँ और बिहार में औरतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी भी। तो उनके हस्बैंड ड्रिंक करके और वायलेंस वगैरह करते थे काफी, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते थे। तो वो सर्वे करके मैं उस एनजीओ के अंतर्गत उनके लिए कुछ उनको बेनिफिट्स के लिए हम लोग एक कैंप लगा रहे थे, जिसमें उनको स्टिचिंग वगैरह, पापर्स बनाना, ये सब, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए और अपना खर्चा खुद से निकाल सके, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो हम्म। उसके लिए मैंने बहुत वर्क किया है और सक्सेस भी रहा है वो चीज। और उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली आई, तो दिल्ली में भी मैं खुद के बल पे, मतलब जितना इंडिपेंडेंट कर सकती थी उतना करती ही थी, लगातार लोगों के लिए। उसके हम्म। बाद मुझे लोगों से ही फीडबैक मिला कि मैं क्यों ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करूं, एनजीओज रजिस्टर करवाऊं, जिसमें और भी लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती हूँ और भी लोग जुड़ेंगे। क्योंकि अकेला इंसान बहुत सारी चीजें नहीं इकट्ठा कर सकता, दूसरों के लिए बहुत बेनिफिट्स नहीं पहुंचा सकता बल्क हाँ जी मैम। इसमें। और एक मंच हो जाने से क्या होता है कि एक एक करके काफी लोग जुड़ने लगते हैं और फिर हम ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया कि एनजीओस क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे, सारा कुछ उसके बारे में। फिर 2018 फरवरी के मंथ में हमने रजिस्टर्ड करवाया इस एनजीओ को। और सर्वे पहले किया कि मुझे एजुकेशनल क्षेत्र में जाना था, क्योंकि हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे एजुकेशन सिस्टम में जाना था, क्योंकि बच्चों को अगर हम अच्छी राह दे सकते हैं, एक अच्छा नागरिक हम बना सकते हैं, तो एजुकेशन के थ्रू ही दे सकते हैं उनको हाँ जी मैम। ज्ञान, कुछ सही गाइडेंस। तो मैंने सर्च किया कि कहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कहाँ ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हमने इसे 4 बच्चों से स्टार्ट किया, इस एनजीओ को, जिनको नीड थी। बच्चा, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लड़की थी, मेरे ख्याल से 12-13 साल की लड़की थी, और वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने सहेलियों को देख के, और उसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। रूपाली नाम है उसका। और भी 3-4 बच्चे थे उसमें जो पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे, और उसे फैसिलिटी नहीं मिल रही थी पढ़ने के लिए। किसी के पास आधार कार्ड नहीं था, तो किसी के पास और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रही थी और पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे बच्चों को हमने इकट्ठा किया, 4 बच्चों को, और 4 बच्चों से इस एनजीओ की हमने शुरुआत की है। और आज हमारे पास 120 बच्चे हैं। और हम हाँ। स्लम्स में काम करते हैं, जहाँ पे 1,500 के आसपास झुग्गियां हैं। उनके पास घर भी नहीं है, वो चादर पन्नी वगैरह होता है ना, प्लास्टिक वगैरह, उससे कवर्ड करके, और उसी में वो लोग रहते हैं। और स्कूल तो बहुत कम बच्चा ही जा पाता है, नहीं जा पाता, क्योंकि इनके पास रेसिडेंस प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट के कुछ अपने रूल रेगुलेशन है कि ये चीज होना चाहिए एडमिशन के लिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे रीजन है कि बच्चे, मैं अगर बताऊं तो पूरी स्टोरी ही हो जाएगी, तो आप अपना क्वेश्चन कीजिए, उसके आधार पे हम जवाब देंगे, है ना। मैम, जैसे कि हमने देखा है कि कोविड बहुत ज्यादा फैला था एक टाइम पे, और कोविड के
वजह से बहुत सारी तकलीफें हुई, तो आपके एनजीओ को ऐसी क्या तकलीफें हुई थी और आपने उनसे कैसे टैकल किया? वो तो ऐसा था टाइम कि अब कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा फिर कभी वो टाइम आए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी बोल रहे थे कि हमने कभी नहीं देखा इस तरह का टाइम। तो बहुत ही भयावह टाइम था वो। तो हमें भी लोग और भी लोगों को बहुत सफर करना पड़ा, हमें भी सफर करना पड़ा। उस टाइम अजब ही माहौल था, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सब अपने अपने घरों में बंद थे, नौकरियां सभी की चली गई थी, और खाने खाने के लिए लोग तरसते थे। तो स्कूल तो एक तरह से बंद ही था गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। तो हमारा एनजीओ भी उस टाइम स्टडी नहीं करवा रहा था बच्चों को। लेकिन जहां तक भूख से लोग तड़प रहे थे, काम नहीं था, तो हमने उस टाइम ये सोचा कि अभी सबसे पहला काम है कि लोगों को भोजन प्राप्त हो, बच्चों को भोजन मिले, वो भूखे ना रहें, भूख के कारण कोई और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। नहीं। तो उसके लिए मेरे पास जितना था फंड, खुद के बेस पे इंडिविजुअली, क्योंकि उस टाइम जितने भी लोग हमारे वॉलेंटियर्स थे वो भी सब सेपरेट हो गए घर के अंदर। काफी लोगों को इजाजत नहीं मिली अपनी फैमिली से कि हाँ बाहर निकल कर लोगों के लिए काम करना है। तो कई सारे ऐसे भी वॉलेंटियर्स, टीचर्स भी अपने पेरेंट, अपने फैमिली की वजह से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो उस टाइम हम दो तीन चार लोग ही थे जो इस कोविड में सफर कर रहे थे और उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की हेल्प पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तीन चार लोग थे। तो उस टाइम हमने एक ऑनलाइन निकाला कि हम इस अपने जो एरिया है उनके लिए, और भी जो लोग हैं हंग्री हैं, जो खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खाना बनवा कर और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। तो उस टाइम काफी लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि हाँ, क्योंकि उसके पहले भी लोगों ने हमारा काम देखा था कि रियल में काम यहाँ पे ग्राउंड वर्क पे होता है। तो लोगों ने भी सपोर्ट किया, और कुछ खुद के पैसों से भी कुछ जैसे तैसे जहां से इंतजाम करना था वो सब करके। और हम अभी जहाँ पे हमारा क्लास चलता है, इसी क्लासरूम में पूरा खाने का ही काम चलता था। हमने एक कुक रखा और उसको, वो कुक बनाता था दिन भर खाना, और 250 से 300 लोगों को पर डे हम जा जाकर, यहाँ तक मैं भी जाती थी साथ में, और भी जो भी वॉलेंटियर्स थे वो भी गए साथ में। और 4 से 5 जगह हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस फूड को, कुक फूड को, और अपने एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कुछ कच्चा राशन भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो जरूरत के अकॉर्डिंग जितना हमसे हो पाया उतना हम चाहते थे कि हम कर पाए, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैम, मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपका जो एनजीओ है अभी दिल्ली में है, तो आप इसे पूरे भारत या विश्व में ले जाने के लिए सोच रही हैं या कभी सोचेंगी? मैं पहले ही सोच के रखी हुई हूँ, मुझे ले जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगी? अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ अपना जो भी बेस है, पहले जहाँ पे हमारा पहला ऑफिस है, जो पहला हमारा ब्रांच है, पहले मैं उसको अच्छे से स्टेब्लिश करना चाहती हूँ। ऑफर हमारे पास काफी आ रहा है, वेस्ट बंगाल से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, और कई जगह से लोग कॉल कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपका ब्रांच खोलना चाहते हैं। लेकिन बीच में फंड्स की भी प्रॉब्लम्स आती है। हम चाहते हैं कि एक बार हम फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाएं, और एक जगह अच्छे से टिक जाए, अच्छी तरीके से पूरा जम जाए, उसके बाद हम इसे, हमारा पहले ही प्लान है कि इसे 1-2 लोगों तक नहीं, 100-200 लोगों तक नहीं पहुंचाना है। जो जिन जिन लोगों को जरूरत है हमारी, हम उन तक, सभी तक पहुंचना चाहते हैं और सभी को बेनिफिट्स देना चाहते हैं। हाँ जी मैम। तो मैम, मेरा चौथा सवाल ये है कि आपके जो फाउंडेशन है वहां पे वॉलेंटियर हायर किए जाते होंगे, अगर ऐसा किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है आपके वॉलेंटियर बनने के लिए, आपके फाउंडेशन में वॉलेंटियर करने के लिए? हम इंटर्नशाला पे निकालते हैं वॉलेंटियर्स को,
हायर करने के लिए, इंटर्नशिप करने आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से बच्चे। तो इंटर्न्स वाले पे हम उनको अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि हमें एचआर चाहिए, हमें टीचिंग के लिए चाहिए, हमें ऑफिस मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए पोस्ट निकालते हैं, और वहां से हमें काफी वॉलेंटियर्स मिल जाते हैं, काफी इंटर्न्स मिल जाते हैं। और कुछ टीचर्स हमारे पास पेड भी हैं, कुछ नॉन पेड भी हैं, अनपेड भी हैं। तो इस तरीके से चल रहा है ये। तो मैम अगर आपके फाउंडेशन में कोई वॉलंटियर करना चाहे तो मिनिमम पीरियड वॉलंटियर करने का क्या होता है आपके फाउंडेशन में? हमारा टारगेट है कि मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए। मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए। होना तो चाहिए। मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा आपसे, किसी और फाउंडेशन के साथ कोलैब करके कभी कुछ करना चाहेंगे? वो मैं देखूंगी कि किस तरह का फाउंडेशन है, उसका क्या अपना है रूल रेगुलेशन, या उनका गोल क्या है, और हमें उनके साथ जुड़ के काम करने में क्या है, वो सब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी मैं उसके बारे में नहीं डिसीजन ले सकती, क्योंकि बहुत बहुत तरह के हैं एनजीओस। और कई एनजीओ हमारे पास आकर कर चुके हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स वाले हैं, तो वो हमारे पास आकर और हमसे उस तरह का काम जुड़कर सेशंस वगैरह वो लेते हैं। कई ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं। यूथ ऑर्गेनाइजेशन करके था, जो साइबर क्राइम वगैरह के ऊपर उन्होंने सेशन लिया था बच्चों को, कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए। तो लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे संपर्क करते हैं और सेशन लेने के लिए आते हैं। मैम आपका मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने विजय कार्यकाल से हमारे लिए समय निकाला और हमें ये इंटरव्यू दिया। धन्यवाद मैम आपका ज्वाइन करने के लिए, और हम आपके फाउंडेशन को बस चाहेंगे कि बहुत अच्छा करे आगे और हमें पता चले कि इंडिया में पूरा फैल गया है। धन्यवाद बिल्कुल। मैम आपका ज्वाइन थैंक करने के लिए। यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मैम। मच।